ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। उपचुनाव में विपक्ष की करारी हार हुई है। हालांकि बीएसपी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर कर गई आजमगढ़ में गुड्डू जमाली की वजह से। आप क्या मानते हैं कि 2024 का रास्ता अपोजिशन के लिए कैसा है और बीजेपी के लिए कैसा होगा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, चुनाव ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम पर होते रहे उत्तर प्रदेश में, और इस बार आजमगढ़ भी समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल गया। मायावती अपनी पार्टी चलाती हैं, चाहे वो मुसलमान खड़ा करें, चाहे हिंदू खड़ा करें, चाहे ओबीसी को दें, सवर्ण को दें टिकट। अब उनका प्रत्याशी इतना मजबूत निकला कि उसने वोट बहुत ज़्यादा काट लिए और ऐलान कर दिया कि 2024 का भी लड़ूंगा। विपक्ष की कमर उत्तर प्रदेश में टूट चुकी है और बहुत ज़्यादा उम्मीद आप 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं कर सकते। ये एक चुनौती है, कठिन समय है। विपक्ष की सीटें बढ़ेंगी, इस पर कोई आदमी दावा नहीं कर पा रहा है। समाजवादी पार्टी अब 3 सीटों पर आ गई लोकसभा में, मायावती 10 सीटों पर हैं। लेकिन ये तब है जब ये लोग मिलकर लड़े थे। अब मायावती की स्थिति क्या होगी और कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की, लोकदल का तो खैर कोई है नहीं। सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद हैं, हो सकता है कि अब की बार वो 2 जगह से लड़ें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास माहौल बहुत तगड़ा है। बीजेपी विजय रथ पे सवार है, कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा है और संसाधन भी पर्याप्त है। और ये लगता है जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और देश में मोदी को भी एक और टर्म देने के मूड में है जनता। तो अगर वो मूड में है तो 14 के बाद 19 में उससे बड़ी जीत हुई, 19 के बाद ये कोशिश करेंगे कि और बड़ी जीत हो 24 में। ये बीजेपी का अपना फलसफा है। लेकिन वो 75 प्लस का नारा यूपी में लेके चल रही, वो 80 सीट को भी लक्ष्य में रख सकते हैं। ये विपक्ष के लिए अस्तित्व के संकट की तरह होगा। अगर 80 सीट बीजेपी जीत जाए तो विपक्ष क्या करेगा? खाली राज्यसभा में उसकी आवाज़ रह जाएगी। तो ये बड़ा नाजुक दौर है सियासी पार्टियों के लिए। अब बात आती है कि अखिलेश यादव विपक्ष के एक बड़े नेता हैं, वो अपने लोगों को एकजुट क्यों नहीं रख पा रहे हैं? अखिलेश ने पहला गठबंधन किया मायावती के साथ, चुनाव खत्म होते ही वो गठबंधन टूट गया। मायावती 10 सीट पा गई, अपना अलग हो गई। फिर विधानसभा में गठबंधन हुआ केशव देव मौर्य के साथ, संजय चौहान के साथ, शिवपाल यादव के साथ। ये 3 अलग हो गए चुनाव का रिजल्ट आते ही। फिर बचे जयंत चौधरी और ओपी राजभर और कृष्णा पटेल। अब यहीं से बवाल शुरू हो गया जो आजमगढ़ का रिजल्ट आया। राजभर कह रहे हैं हम यहाँ धूप में मर गए प्रचार कर करके और कमांडर आया नहीं। सेना बिना कमांडर के कैसे लड़े? तो वो बात तो आ रही है और सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। लेकिन जो लोग सियासत में हैं या सार्वजनिक जीवन में हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बीजेपी जैसी पार्टी के इससे लड़ने के लिए मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास गांव में बूथ स्तर पर कितनी तैयारी है, कितने उसके पास पन्ना प्रमुख हैं या बूथ पर उनके कितने वोट तैयार हैं, उनका जो बूथ अध्यक्ष है, बूथ कमेटी बनी है कि नहीं बनी है, इसकी समीक्षा कितने दिनों से नहीं हुई है। तो जब आप मूल जगह काम नहीं करेंगे, नींव जब गहरी नहीं होगी तो इमारत ऊंची कैसे जाएगी? इमारत के गिरने का खतरा हरदम बना रहेगा। ये लोग बीजेपी से या दूसरे दलों से या फिर अपनी हार से सीखना क्यों नहीं चाहते? देखिए, ये बात मेहनत पर आकर टिकती है। अगर आप बीजेपी से सीखते हैं हार से, तो आपको अथक परिश्रम करना पड़ेगा, रात दिन करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। अब उसके लिए फिर संगठन को और मजबूत बनाना पड़ेगा। वो कांग्रेस के पास नहीं है, बसपा के पास नहीं है, समाजवादी पार्टी के पास थोड़ा बहुत था, वो कमज़ोर हो रही है। तो जी वीरेंद्र जी, जब सियासत में एक चीज़ और है ब्रजेश जी, कि साख बड़ी मायने रखती है। अगर नेता
की बात को जनता नेता की साख खत्म हो जाएगी कि ये नेता तो ऐसे बोलता है, और अगर नेता की बात को जनता सही मानने लगेगी तो उसकी साख बड़ी ऊंची हो जाती है और लंबे समय तक उसका वो जी। भुगतान प्राप्त करता है। जी वीरेंद्र जी। तो देखिए, अपनी कही हुई बात पर और सियासत में जो लोग उसको चरित्र में अपनाते हैं वो कामयाब होते हैं। आदमी की जो कद है, आदमी का कद से अगर उसकी परछाई बड़ी होने लगे और उसकी बात जो है जबान कहा जाए उसकी बात से बड़ी होने लगे तो ये समझ लो कि पतन का दौर आ गया है। सियासत में भी ये बात लागू होती है, कोई अलग नहीं है जी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में एक राजनीतिक दल है जिसके पास बहुत पैसा है, संसाधन है, संस्थान है, बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं और तमाम सारी योजनाएं हैं, सरकारें हैं। उससे टक्कर लेने के लिए विपक्ष छोटे छोटे पार्टियों में बटा है जो कहीं एकजुट नहीं हो पाता। लेकिन 2024 का चुनाव लड़ना है, 2024 में तो मंदिर भी बन जाएगा, जी। तब कैसे लड़ेंगे? और अग्निवीर भी 2029 तक तैयार हो जाएंगे। अभी तो 22 चल रहा है, 27-28 से अग्निवीर आने लगेंगे लौट के। ब्रजेश जी जी कंक्लूड करें वीरेंद्र तो जी। उनका भी जो है, देखिए कुल मिलाकर ये है कि अपमान सहकर अलग होना, रिश्तों को तोड़ देना, ये काम कोई भी आदमी कर सकता है। लेकिन अपमान सहकर जो लोग रिश्तों का दामन थामे रहते हैं उसके लिए उनको दिल बहुत बड़ा करना पड़ता है और वही आगे चलकर कामयाब होते हैं। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है और इसमें मैं ओपी राजभर के उस बयान को भी सम्मिलित करूंगा आगे कि वो जख्म तब लदालद हुए जब अपनों से ही हम हताहत हुए, और ठोकरों की ताकीद से भी कैसे संभलते जब अपने ही खड़े थे बगावत के लिए। और रफीक सदानी ने लिखा कि पाखंडी रहे छाँव माँ, घामे मजरी हम, और जलपान करें नेता, भुगतान करी हम। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, संजय